बिहार में उफान पर बह रही नदियों के पानी ने कई जिलों के गांवों में घुसकर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। जिन जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, उनमें राज्य का खगड़िया जिला भी शामिल है। जहां बाढ़ से जूझ रहे बोरना पंचायत के लोग नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए, लेकिन रास्ते में एक नाव पेड़ से टकराने के बाद पलट गई और उसमें सवार लोग पानी में डूबने लगे। मगर गनीमत रही कि वहां से गुजर रही दूसरी नाव के लोगों ने फौरन इन लोगों को बचा लिया। रहने दिए, गमछा चलिए वहीं खोलिएगा। लोगों ने गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी को देखते हुए सरकार से फौरन मदद की गुहार लगाई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को तैनाती की जाए। इसी तरह खगड़िया के दूसरे गांवों के लोग भी अपनी गायों और भैंसों के साथ सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए, क्योंकि बाढ़ का पानी तेजी से इन गांवों में बढ़ता जा रहा है और अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इनका आरोप है कि उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमोबेश बाढ़ की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंगेर जिले से भी सामने आई, जहां प्रशासन की बेरुखी से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे 80 को जैम कर दिया, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की लंबी कतार लग गई। इस हाईवे पर भी बाढ़ के पानी का कब्जा दिखा और उसके आसपास बने कई मकान भी पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि जिले के करीब 100 गांव इस वक्त बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं, जिनमें कुछ गांवों के हालात तो बेहद खराब हैं। वहां एक गांव के कई कच्चे पक्के मकान बाढ़ के पानी में डूबे दिखे और गांव भी पूरी तरह वीरान नजर आया, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए, जो अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को कुछ मिलता है नहीं, जो है वही काम चलाते हैं। रात के हम लोग का बहुत परेशानी है, मक्खर सांप बिच्छा, रात में लाइट व्यवस्था नहीं है। उधर भागलपुर जिले में भी उफनती नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गाँवों में घुस गया। वहां के नवगाछिया इलाके में तो तटबंध टूटने के बाद करीब 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि तटबंध टूटने के बाद नदी का पानी पूरी ताकत के साथ गांव में दाखिल हो गया। इस पानी की चपेट में जो कुछ भी आया वो उसे दूर तक बहा कर ले गया। सबसे पहले इसने खेत खलिहान में तबाही मचाई। सौभाग्य की बात है कि बिहार में गंगा नदी का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बक्सर से पटना तक गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर है और उत्तर बिहार की बाकी नदियां भी तबाही मचा रही हैं, जिनकी वजह से करीब 500 गांव बाढ़ में डूबे हैं और लाखों बाढ़ पीड़ितों तक राहत का सामान पहुंचाना भी सरकार के लिए चुनौती बन गया, जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा बाढ़ पीड़ित पटना जिले में ही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने लिखा कि संसद में बिना बहस के ही कानून पास किए जा रहे हैं और सरकार ने संसद को रबर की मोहर बनाकर रख दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने कई संस्थाओं को बर्बाद कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था भी 75 साल में सबसे बुरी हालत में। इसके अलावा कोरोना के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने लेख में केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि समय पर वैक्सीन का ऑर्डर न देने से देश में वैक्सीन की कमी हुई। इसके अलावा कृषि सुधार कानूनों और पेगासस जासूसी मामले समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। सोनिया गांधी के इन आरोपों पर जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई। बीजेपी नेता तरुण चुग ने लोकतंत्र को खतरे में बताने के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप 1975 का इमरजेंसी भूल गई जो आपकी पार्टी ने लगाई थी इस देश में? देश को जेल बना दिया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक दलित छात्रा की हत्या पर खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि इस इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या उसी के एक दोस्त ने एक दिन पहले दिन दहाड़े चाकू मारकर कर दी थी, जिस पर वहां अगले ही दिन हंगामा खड़ा हो गया और छात्रा के घर वालों से मिलने जा रहे टीडीपी नेता और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे पहले वहां पुलिस को इन लोगों को रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के इस एक्शन से टीडीपी नेता और उनके समर्थक भी तैश में आ गए और वो पुलिस से ही भिड़ गए। लेकिन पुलिस भी डटी रही और जल्द ही इन लोगों को पकड़कर वहां पहले से मौजूद एक ट्रक में डाल दिया। लेकिन ये काम पुलिस के लिए इतना आसान नहीं रहा और वहां मौजूद टीडीपी नेता के समर्थकों ने पुलिस वालों का रास्ता रोककर उनसे बहस शुरू कर दी। हालांकि जिन लोगों को पुलिस ट्रक में बैठाने में कामयाब रही, वो ट्रक से बाहर लटककर नारेबाजी करते दिखे। नारा लोकेश की गिरफ्तारी से भड़के टीडीपी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर खूब हंगामा किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग थाने की दीवार के पास खड़े होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, जबकि पास ही एक गली में मौजूद प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकती नजर आई।
इनमें कुछ तो आसपास बने मकानों की बाहरी दीवार पर खड़े दिखे। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सौबात की एक बात यह कि गुंटूर में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन जब टीडीपी नेता नारा लोकेश छात्रा के घर वालों से मिलने पहुंचे तो वहां सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और छात्रा की हत्या पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर नारा लोकेश और टीडीपी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के घर वालों को मुआवजा देने के मुद्दे पर एनडीएमए को और वक्त दे दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोरोना से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के दिशा निर्देश जारी करने के लिए 4 हफ्तों का और समय दे दिया। इससे पहले जून में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को आदेश दिया था कि वो मुआवजा देने के दिशा निर्देश जारी करे। इसके लिए एनडीएमए को 6 हफ्तों का समय भी दिया गया था, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। पिछले आदेश में कोर्ट ने साफ किया था कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, इसलिए नियमों के मुताबिक पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये एनडीएमए तय करेगा कि किसे कितना मुआवजा मिलेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। उत्तर प्रदेश के भदोही से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर एक ट्रक के पलटने के बाद उसमें भरे सेबों को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि यह ट्रक हादसे के बाद हाईवे के किनारे पलट गया, जिसके बाद वहां सेब की पेटियों को लूटने के लिए लोग टूट पड़े। इस घटना की खबर जैसे जैसे फैलती गई, वहां लोग थैलियां और बोरियां लेकर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में पलटे हुए ट्रक के पास लोगों का जमावड़ा लग गया। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल दिखे। ट्रक में रखे फल बिखर कर जमीन पर फैल गए, जिन्हें उठाने की लोगों में होड़ मच गई। जिसको जो मिला वो उसी में सेबों को ले जाता दिखा। भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और फल लूट रहे लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। सौबात की बात है कि भदोही में हाईवे पर खड़े कंटेनर वाले ट्रक से टक्कर के बाद सेब से लदे ट्रक में आग लग गई, जिसमें फंसे ट्रक के ड्राइवर और खलासी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि लोगों को सड़क पर बिखरे सेब दिख रहे थे जिन्हें लूटने की होड़ मची थी। और जब तक दमकल कर्मी वहां पहुंचकर आग बुझाते तब तक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो चुकी थी, जबकि ट्रक के क्लीनर को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार अपनी एक कमेटी बनाकर जांच कराने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र ने बताया कि देश में किसी की भी गैर कानूनी तरीके से जासूसी नहीं की गई, लेकिन अगर लोगों को कोई शंका है तो सरकार एक कमेटी बनाकर आरोपों की जांच के लिए तैयार है और इस कमेटी की रूपरेखा कोर्ट तय कर दे। मगर याचिकाकर्ता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया और दलील दी कि सरकार की कमेटी में निष्पक्षता नहीं रहेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाकर जांच की निगरानी करनी चाहिए। अब इस मामले में सुबह भी सुनवाई हो। उत्तर प्रदेश में कुछ शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल खुल गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल खोल दिए जाएंगे और 1ली से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। लेकिन कोरोना नियमों के पालन के साथ 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र पहले दिन जब स्कूल पहुंचे तो लंबे समय बाद वहां की रौनक लौट आई, जिसकी कुछ तस्वीरें मेरठ से भी सामने आई। वहां के एक स्कूल में बच्चों का स्वागत ब्लैक बोर्ड पर स्वागतम लिखकर किया गया। एक डेस्क पर एक ही छात्र को बैठाया गया और स्कूल में एंट्री से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज भी कराया गया। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज आ गए हम स्कूल, अच्छा लग रहा है बहुत। कुछ इसी तरह वाराणसी में भी स्कूल खुल गए। वहां के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें छात्रों को अंदर एंट्री तभी दी जाती दिखी जब मेन गेट पर तैनात गार्ड ने उनके हाथों को सैनिटाइज करा दिया। क्लासरूम में भी वो लोग दूरी बनाए रखने के नियम के तहत बैठे नजर आए। बच्चों को 50%, जैसे एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 25 को आज बुलाया गया है, 25 कल आएंगी। प्रयागराज के स्कूलों से सामने आई तस्वीरें भी कुछ जुदा नहीं दिखी। वहां भी हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और मास्क लगाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया। स्कूल पहुंचे छात्र भी इन नियमों के प्रति जागरूक दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए, टाइम पे अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। राजधानी लखनऊ में भी शर्तों के साथ स्कूल खुल गए। वहां के एक स्कूल में छात्रों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। अंदर घुसने से पहले छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया, जिसके बाद फासला बनाए रखने के नियम को ध्यान में रखते हुए ही छात्रों ने प्रार्थना की और क्लासरूम में पढ़ाई भी।
सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 450 से भी नीचे आ गई है, जिसके बाद वहां 9वीं से 12वीं तक के स्कूल दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया और यह भी तय किया गया कि 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं रक्षाबंधन के बाद शुरू कर दी जाएंगी और अगर हालात नहीं बिगड़े तो 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग ठीक से करेंगे और बच्चों को भी इसकी अहमियत समझाएंगे। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों से मिलने की शर्तें पहले से और कड़ी कर दी। प्रशासन ने महामारी की वजह से पिछले साल मार्च में ही कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी, जिसे फिर शुरू तो किया गया, लेकिन कुछ नियमों के साथ। उन्हें अगर नहीं माना गया तो जेल में बंद कैदियों से मुलाकात मुमकिन नहीं। उन शर्तों में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। जो तस्वीरें मुरादाबाद की एक जेल से सामने आई, उनमें 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट मिलने के बाद ही कैदियों से मुलाकात करने दी गई। जिनके पास वो रिपोर्ट नहीं मिली, उन्हें बाहर से ही लौटा दिया गया। रिपोर्ट लेगा और मिलाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, पहले जहां हफ्ते में 3 बार कैदियों के परिवार वाले उनसे मिल सकते थे, उसमें भी कटौती कर दी गई ताकि जेल में कोरोना के फैलने का खतरा कम रहे। सप्ताह में 1 बार मुलाकात होगी और 2 परिजन ही उनकी मुलाकात कर सकते। लखनऊ की एक जेल में भी कोरोना को देखते हुए मुलाकात के लिए इंतजाम कड़े दिखे। थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को जेल में कैद उनके अपनों से मिलने दिया गया। वहां भी कैदी और उसके परिवार के शख्स के बीच काफी दूरी रखी गई। सौभाग्य की बात यह कि पिछले साल मार्च से ही यूपी की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगी थी और उनको फोन पर घर वालों से बात करने की छूट दी गई थी। लेकिन अब यूपी में महामारी काफी हद तक काबू में है, जिसकी वजह से कैदियों से उनके घर वालों और परिचितों के मिलने की छूट दी गई। लेकिन यह शर्त भी लगाई गई कि मुलाकात करने वालों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा।